नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है उन सबको हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार जो है एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको पहले से पता है तो ये आपका रिविजन हो जाएगा। रिविजन के तौर पर वीडियो को देखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है इसमें जान जाइएगा, समझ जाइएगा कि ये सब क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। और ये सभी को पता भी होना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये पूरी तरीक़े से बनकर तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो ये बातें जो है सबको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, जब संविधान हमारा बना तो उस संविधान को मूल संविधान कहा जाता है। तो उस समय जो मूल संविधान था उसमें कुल आर्टिकल की संख्या जो है 395 था। भाग की बात करें तो कुल 22 भाग थे। और भाग क्या होता है? तो ये चैप्टर का नाम होता है। जैसे कोई भी आप किताब खरीदिएगा तो उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं और चैप्टर का नाम होता है। ठीक उसी प्रकार संविधान जो हमारा है, संविधान भी एक तरह का किताब है। तो उसमें जो है चैप्टर का नाम है, उसी को भाग कहा जाता है। और सब भाग का जो है अलग अलग नाम है। तो जब मूल संविधान बना तो उस समय कुल 22 भाग थे। अनुसूची की बात करें तो कुल 8 अनुसूची थे। ठीक है। अब समय के साथ साथ जो है संविधान में संशोधन किया गया तो आर्टिकल भी बढ़ गए, भाग भी बढ़ गए और अनुसूचियां भी बढ़ गई। तो आज वर्तमान समय में देखा जाए तो कुल जो है 470 प्लस आर्टिकल हैं। 470 से अधिक आर्टिकल आज के डेट में भारतीय संविधान में मौजूद हैं। वही भाग की बात करें तो कुल 25 भाग हो गए हैं और अनुसूची जो है कुल 12 हो गए हैं। तो फिर आप कहिएगा कि 22 भाग तक ही हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 395 तक ही पढ़ते हैं। 395 के बाद 96, 97, 98 ऐसा तो आता नहीं है। तो ऐसे आपको नहीं समझना है। संशोधन किया गया है तो इन्हीं आर्टिकलों में किया गया है। जो 395 आर्टिकल है उसी में, जैसे आप पढ़िएगा कि आर्टिकल 21 का क, उसी प्रकार आप पढ़ेंगे 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, ABC करके इसे पढ़ते हैं। तो आर्टिकल में ही संशोधन करके उसी में क, ख, ग, ABC ऐसे करके जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि 95 के बाद 96, 97 ऐसा नहीं किया गया है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ही कहा गया है कि मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करना है, कि उसी में संशोधन करके उसी में जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 95 के बाद आप 96 कर दे। तो ये बातें जो है आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए हम लोग आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में जो है कुल 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और इसमें जो है 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला आर्टिकल कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। यानी भारत के जो भी राज्य हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। इसी में कहा गया है कि भारत का जो है 2 नाम है, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि संविधान हमारा 2 ही नाम देता है, भारत और इंडिया। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अगर मान लीजिए भारतीय संसद चाहे और कोई विदेशी देश का टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो उसको जो है मिलाया जा सकता है, उसको भारत का राज्य बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद द्वारा राज्यों की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। वर्तमान में जो भारत में राज्य मौजूद हैं उनका अगर नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का सीमा बदलना हो, मतलब किसी राज्य को 2 भागों में बांट देना हो, अलग अलग राज्य बनाना हो, तो वह संसद जो है कर सकती है। केवल संसद को अधिकार है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। और जिस राज्य में ये सब करेगी उस राज्य से पूछ भी नहीं सकती है, बिना पूछे उससे कर सकती है। ये बात आर्टिकल 3 में कहा गया है। ठीक है। तो तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें नहीं थी, मतलब कौन नए राज्यों का गठन कर सकता है, आप आंसर बताइएगा। उसके बाद हम देखते हैं भाग 2 को। भाग 2 में जो है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल दिए गए हैं और इसमें भी जो है कुल 3 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जब हमारा संविधान बना तो उस समय भारत में जो भी व्यक्ति थे उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी गई। और यह बात किस में कहा गया था? तो आर्टिकल 5 में कहा गया था। उसके बाद आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। मतलब आप भारत के नागरिक हैं और आपको भारत की नागरिकता मिली हुई है और आप जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर आपके भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल 9 कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में संसद जो है विधि बना सकता है। विधि का मतलब होता है कानून। तो नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाना हो देश के अंदर तो वह काम केवल और केवल संसद का है। संसद के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नागरिकता में जो भी चीजें चेंजिंग करना हो तो संसद ही कर सकता है। यह बात आर्टिकल 11 में कहा गया है और कई बार ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब आइए हम लोग भारतीय संविधान के ज्ञान को समझते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स को, जिसकी चर्चा जो है भाग 3 में किया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक है। अब इसको संविधान का ज्ञान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के तहत जो है हम लोग कभी भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी को भी बोल सकते हैं। तो यह अधिकार जो है हमें कौन देता है, तो मूल अधिकार ही देता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। इसीलिए इसको संविधान का ज्ञान कहा जाता है। अगर यह नहीं रहता तो फिर संविधान का कोई महत्व नहीं रहता। इस वजह से इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सभी को ये पता होना चाहिए। अब देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। जब हमारा संविधान बना तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार को जो है हटा दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था, तो उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आइए जो है भाग 3 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से प्रश्न पूछा जाता है उनको हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। मतलब इसमें कहा गया है कि कानून के सामने जो है सब बराबर है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है चाहे कोई गरीब है, सब जो है कानून के सामने बराबर है, सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा। यही बात इसमें कहा गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया है भेदभाव का निषेध। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, इन 4 आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप इस जाति के हैं चाहे आप इस धर्म के हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर देना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि आप यह कह के नहीं छांट सकते हैं, किसी को नहीं हटा सकते हैं कि आप इस धर्म के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं नौकरी, या फिर आप इस जाति के हैं तो आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं सरकारी नौकरियों में। यही बात आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी अनटचबिलिटी। आप किसी के साथ जो है छुआछूत नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उच्च जाति, नीच जाति, ऐसे आप नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 17 में कहा गया है। आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब जो है पहले बहुत सारे उपाधियां होती थी, जैसे ठाकुर साहब, बाबू साहब, इस तरह की उपाधियां हुआ करती थी, तो इसका जो है अंत कर दिया गया है। अब कहा गया है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधि धारण कर सकते हैं, जैसे जनरल हो गया, टीचर हो गया, कर्नल हो गया। तो ये सब जो है शिक्षा के क्षेत्र, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये सब क्या है, उपाधि है। तो शिक्षा प्राप्त करेंगे तब जाके आपको ये उपाधि मिलेगा, तो वो वाला उपाधि आप धारण कर सकते हैं। बाबू साहब, ठाकुर साहब, ये सब वाला उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19। इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी पर्सनल लिबर्टी। एक व्यक्ति को देश के अंदर जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सभी चीज़ें जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है। और आर्टिकल 19 के जो है बहुत सारे सब क्लॉज है। जैसे देखिए आर्टिकल 19 के ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, आरटीआई फाइल करने की स्वतंत्रता है और ध्वज लहराने की स्वतंत्रता है। वही आर्टिकल 19 के बी में कहा गया है कि सभा या फिर आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घातक हथियार लेकर सभा में बैठे हुए हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के सी में कहा गया है कि संघ या फिर संगठन बनाने का अधिकार है किसी व्यक्ति को। तो आप अच्छा संगठन बनाइए जो कि समाज का कल्याण करे, समाज को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि आप आतंकवादी संगठन बना दें तो फिर आपको सजा हो सकता है। वही आर्टिकल 19 के डी में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति चारों ओर घूम सकता है, लेकिन जहां पर सरकारी तौर पर मना हो वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। जैसे बॉर्डर इलाके में, पाकिस्तानी बॉर्डर इलाके में आप नहीं जा सकते हैं, वहां पर सरकारी तौर पर मना होता है। बाकी आप कहीं पर भी घूम सकते हैं।
आर्टिकल 19 के ई में कहा गया है कि बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी बस सकते हैं, किसी भी राज्य में आप जाकर बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि जहाँ पर सरकारी तौर पर मना किया गया है कि आप यहाँ पर नहीं बस सकते हैं, मानव के कारण इनको खतरा होने वाला है, तो फिर आप वहाँ पर नहीं बस सकते हैं। आर्टिकल 19 के एफ में कहा गया है संपत्ति के अधिग्रहण। अब देखिए इसी को खत्म कर दिया गया है, जिस वजह से हमारे जो है केवल 6 मूल अधिकार बच गए हैं। पहले संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार जो है मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 19 का जी है, जिसमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, उसको पूरा करना होगा। जैसे डॉक्टर के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप MBBS करिए तब डॉक्टर बन सकते हैं, और आप जो है एक अनपढ़ आदमी और डॉक्टर बन गए और कहेंगे कि हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, तो फिर आपको वहाँ पर सज़ा मिलेगा, क्योंकि व्यवसाय करने का अधिकार है तो आप अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार ही व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यवसाय आप करने लगे। तो ये सभी चीज़ें जो है एक व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, वो सभी जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 21, इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है कि आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं और ना ही आपका कोई दूसरा प्राण ले सकता है। और इसमें जो है कई बार संशोधन किया जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है। अगर इसका डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है पॉलिटी का, उसमें आप जो है आर्टिकल 21 को विस्तार से समझ सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया आर्टिकल 21 में, ठीक है। उसके बाद देखिए संशोधन करके जोड़ा गया आर्टिकल 21 का क। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। निःशुल्क शिक्षा सरकार देगी उनको। जैसे जब बच्चा जो है 8वीं क्लास तक रहता है तो सरकार उसको फ्री में पढ़ाती है, निःशुल्क पढ़ाती है। तो यह बात किस में कहा गया है? आर्टिकल 21 के क में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 23, इसमें जो है बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, इन सब पर रोक लगाया गया है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि आप किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं, कोई भी कार्य। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि आप किसी को जो है परमानेंट अपना नौकर बना लिए हैं और उस काम के बदले आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 23 के तहत, यानी कुल मिला जुलाकर आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं, यही बात इसमें कहा गया है। अगला है आर्टिकल 24, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाने पर रोक। मतलब जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, आप उनसे किसी भी तरह का खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में काम होता है, कंपनियों में काम होता है, मजदूरी के तौर पर जो काम होता है, तो ये सब कार्य नहीं करा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का उम्र 14 वर्ष से कम है तो, ठीक है। अगला है आर्टिकल 29, इसमें है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब देखिए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? तो जिनकी संख्या देश में कम है, जिन धर्म की संख्या देश में कम है, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे भारत में जो है हिंदू बहुसंख्यक है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर अधिक है, और बाकी धर्म जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे क्योंकि उनका संख्या जो है कम है। तो उन्हीं के जो हितों का संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 29 में, यह ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। अगला है आर्टिकल 30, इसमें जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण है। मतलब शिक्षा का संरक्षण का मतलब जैसे कोई अल्पसंख्यक है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, तो मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक है क्योंकि उनकी संख्या कम है, और वो चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, तो मत पढ़ो हिंदी, आप अपना विश्वविद्यालय खोलिए, उर्दू विश्वविद्यालय खोलिए। यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 30 में। इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, मतलब अगर शिक्षा आप अपने धर्म के अनुसार चाहते हैं तो आप अपना विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, सरकार आपको जो है अनुदान देगी, सरकार आपको खर्च देगी, यही बात इसमें कहा गया है। और अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, इसमें है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और यह जो है इस अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो इस आर्टिकल के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे आपको बोलने की आज़ादी को छीन लिया गया, घूमने की आज़ादी को छीन लिया गया, बाहर निकलने की आज़ादी को छीन लिया गया, तो ये आपके मूल अधिकार का हनन है। तो आप इस आर्टिकल के तहत डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को फटकार लगाया जाएगा। यह अधिकार देता है आर्टिकल 32, और इसी को जो है मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि यही जो भी मूल अधिकार हमें दिया गया है भाग 3 में, उसका रक्षा करता है आर्टिकल 32। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 32 में, ठीक है।
अब हम लोग जो है भाग 3 को पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। मतलब आपको बताना है कि आर्टिकल 19 में ये 4 में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब आइए हम लोग भाग 4 को समझते हैं। देखिए भाग 4 में जो है डीपीएसपी की जिक्र किया गया है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अगर आपसे कोई पूछे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स इन दोनों में क्या अंतर है, तो आपको एक बार में ही उत्तर देना है कि जो मूल अधिकार है वह सरकार हमें देगी ही देगी, हमें हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए, मूल अधिकार। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करें तो यह है कि सरकार के पास अगर धन आएगा तो ही सरकार हमें दे सकती है, तो ही सरकार डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई है वो उपलब्ध करा सकती है। अगर सरकार के पास धन नहीं है तो सरकार जो उसके लिए माना कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार के लिए सरकार कभी भी माना नहीं कर सकती है। ये बातें जो है आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 39, इसमें कहा गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब कोई भी कार्य हो उसमें पुरुष भी कार्य कर सकते हैं, महिला भी कार्य कर सकती है, तो उनको समान वेतन देना है। लेकिन यह केवल सरकारी नौकरियों में ही देखने को मिलता है, प्राइवेट संस्थानों में देखने को नहीं मिलता है। जैसे प्राइवेट स्कूल में एक टीचर को 15,000 दिया जाता है, तो एक महिला टीचर को 6,000 दिया जाता है, मतलब उसे आधे से भी कम दे दिया जाता है। तो वहाँ पर तो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं हुआ। लेकिन वही देखिए सरकारी में, अगर सरकारी टीचर को 50,000 मिल रहा है तो महिला टीचर अगर है तो उसको भी 50,000 ही दिया जाता है, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन देना है स्त्री और पुरुष दोनों को। यह बात आर्टिकल 39 में कहा गया है। आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों का गठन है, मतलब जो पंचायत होता है उसका जो है गठन करना है। जैसे बिहार में जो है पंचायतों का गठन हो चुका है, सभी राज्यों में पंचायत नहीं है ग्राम पंचायत, कुछ कुछ राज्यों में है ग्राम पंचायत, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 43, इसमें है कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी। कर्मकार का मतलब होता है कि जितने भी मजदूर हैं उनको निर्वाह योग्य मजदूरी देना है, कि वो अपना उतना उनको मजदूरी दीजिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना परिवार चला सके। हालांकि मेरी मानना है कि इसको जो है फंडामेंटल राइट्स में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये सब देखने को नहीं मिलता है कि किसी व्यक्ति को निर्वाह योग्य मजदूरी। महंगाई जो है बढ़ गई है, लेकिन मजदूरी आज भी उतना ही है किसी भी व्यक्ति का। उसके बाद है आर्टिकल 43 का क, इसमें है उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन का मतलब हुआ कि उद्योग से संबंधित जो भी नियम कानून बनेगा उसमें श्रमिकों को शामिल करना आवश्यक होगा। जैसे उद्योग प्रबंधन में बहुत सारे लोग मिलके, जो उद्योग का टीम होता है वो मिलके कोई भी नियम कानून बना देते हैं, मजदूरों के खिलाफ बना देते हैं और मजदूरों को परेशानी झेलना पड़ता है। तो आर्टिकल 43 के क संशोधन करके जोड़ा गया और कहा गया कि उद्योग का प्रबंधन जो भी होगा, जो भी नियम कानून बनेगा उसमें श्रमिक भी शामिल होंगे, ताकि वो समझ सके कि हमारे खिलाफ कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। तो यही बात इसमें कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 44, इसमें है एक समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता का मतलब होता है कि पूरे देश में विवाह का और तलाक का सभी धर्मों के लिए नियम कानून सेम हो। क्योंकि आज के डेट में देखिए भारत में जो है मुस्लिम धर्म जो है अलग तरीका से विवाह करता है, हिंदू धर्म अलग तरीका से विवाह करता है। मुस्लिम धर्म में अलग तरीका से तलाक लिया जाता है, हिंदू धर्म में अलग तरीका से तलाक लिया जाता है। सब अलग अलग है, एक देश है और सब धर्म में अलग अलग विवाह और तलाक के शर्त अलग अलग हैं। जब नागरिक संहिता आ जाएगा तो सभी धर्मों में विवाह और तलाक की शर्तें जो एक ही हो जाएगी। यही बात आर्टिकल 44 में कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 45, इसमें है कि 6 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार का जिम्मेवारी होगा। जो 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान जो है सरकार रखती है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार हमेशा रखेगी, सरकार के पास जैसे जैसे धन आएगा वैसे वैसे ध्यान रखेगी। हालांकि हमेशा फिलहाल जो है रख रही है। जैसे पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, बहुत सारे टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों को, तो वह सरकार जो है फ्री में करती है आर्टिकल 45 के तहत। उसके बाद है आर्टिकल 48 का क, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी जो है सरकार की जिम्मेवारी है। वन का रक्षा करना सरकार करेगी, वन्य जीव जो भी वन में जीव है उनकी भी रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार नहीं कर रही है तो फिर इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डीपीएसपी है। जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन आएगा, धन आएगा, वैसे वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। उसके बाद है आर्टिकल 50, इसमें है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। न्यायपालिका का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया जो न्याय देता है, और कार्यपालिका का मतलब हो गया एसपी, डीएसपी,
डीएम, पुलिस दरोगा, ये कार्यपालिका हो गया। तो इन दोनों को अलग किया गया है। अलग करने का मतलब है इन दोनों में कोई संबंध नहीं रखा गया है। अगर दोनों में संबंध रख लिया जाए, मिली भगत हो जाएगा, तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा देश में। तो इसलिए 50 में कहा गया है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 51। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। पूरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय या फिर पूरे विश्व में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत की वजह से पूरे विश्व में अशांति फैल जाए, या फिर अगर भारत की वजह से फैला है तो उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा सुलझा देना है। मतलब मीटिंग वेटिंग करके उस अशांति को जो है शांति में बदल देना है। यही बात आर्टिकल 51 में कहा गया है। ठीक है। तो हम लोग भाग 4 को जो है जो भी इंपॉर्टेंट था सभी को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, आपको जो है जवाब देना है। आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से जो है आपको राइट आंसर बताना है कि किसमें दिया गया है। तो अब आइए हम लोग भाग 5 को समझते हैं। देखिए, इसमें जो है संघ का जिक्र किया गया है। संघ का मतलब जो केंद्र सरकार में होता है वो वाला संघ का बात किया गया इसमें जो है आर्टिकल 52 से लेकर 1 से 51 तक पढ़ना होता है। इसमें यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस भाग 5 को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि आपका पूरा पॉलिटी जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है। और इसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सबको पढ़ना होता है। तो आइए हम सबसे पहले राष्ट्रपति को समझते हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। उसके बाद आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, और इसके निर्वाचन में जो है जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब के सब भाग लेते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 56 है। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले आप उनको नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 57, इसमें पुनः निर्वाचन की पात्रता दी गई है। मतलब एक व्यक्ति को दोबारा भी राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। जैसे बहुत ऐसे राष्ट्रपति हुए भारत के जो कि उनको दोबारा निर्वाचित किया गया। तो कोई एक व्यक्ति है तो वो कितनी भी बार भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 57 में है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आर्टिकल 58। इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की जिक्र किया गया है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि भारत का नागरिक हो, पागल या फिर दिवालिया ना हो, 35 वर्ष आयु हो गया हो, या फिर 35 वर्ष से अधिक हो, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। तो ये सभी योग्यता जिसमें होती है तो वह भारत का जो है राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद भी अगर आप चुनाव जीतिएगा तब राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 60। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति जो है उनको शपथ कौन दिलाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पूछा गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो CJI दिलाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और आर्टिकल 60 में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 61। इसमें महाभियोग का जिक्र किया गया है। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसी को महाभियोग कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन कर देते हैं तो फिर राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाकर और उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो USA के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और पहले जो है कि इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले आप किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में पेश करिए चाहे राज्यसभा में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि महाभियोग राष्ट्रपति पर तभी लगेगा जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किए होंगे तब, बाकी किसी अन्य कारण से महाभियोग नहीं लगाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट राष्ट्रपति से संबंधित आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को। देखिए, उपराष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो। अब देखिए, पदेन सभापति का मतलब क्या हुआ कि जो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है
वही जो है राज्यसभा का सभापति बन जाता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति का जो पद है वो अलग से नहीं होता है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही जो है राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। आर्टिकल 65 में है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब हुआ कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे और मतलब राष्ट्रपति का पद जो है कुछ समय के लिए खाली रहेगा तो उस स्थान पर जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 66। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा, कौन कौन इसमें भाग लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद इसके सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 69 है, इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ का जिक्र किया गया है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 72। इसमें जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्षमादान शक्ति का मतलब राष्ट्रपति जो है किसी के भी सजा को 5 तरह से माफ कर सकते हैं। कितने तरह से, तो 5 तरह से, और पांचों इंपॉर्टेंट है। पहला है पूर्ण क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा जो है विराम, और पांचवा है प्रतिलंबन। तो इस 5 प्रकार से किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति जो है क्षमा उसके सजा को माफ कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 72 में दिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो वही योग्यता हो जाएगा जो राष्ट्रपति की योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वही जो है उपराष्ट्रपति का भी योग्यता हो जाता है जो कि राष्ट्रपति का होता है वही। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किस आर्टिकल में है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अब आइए हम लोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को समझते हैं। देखिए आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का मतलब होता है सरकार। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक सरकार होगी, यानी एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 74 में कहा गया है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 75। इसमें पीएम की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं तो उसके बाद मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उन सब का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाया जाए, और उसके बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और देखिए मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होते हैं। जिस दिन चाहे राष्ट्रपति तो उनको उनके पद से हटा सकते हैं, और सभी मंत्रियों को भी शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का ही है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है वो राज्य मंत्री की सहायता कैबिनेट मंत्री की सहायता जो है राज्य मंत्री करते हैं, और राज्य मंत्री की सहायता जो है उप मंत्री करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 78। इसमें कहा गया है कि पीएम का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद की जानकारी जो है राष्ट्रपति को दे। मतलब मंत्रिपरिषद में यानी सरकार के अंदर क्या क्या हो रही है उन सब की जानकारी जो है पीएम जो है राष्ट्रपति को देंगे। ये पीएम का कर्तव्य है। यही बात आर्टिकल 78 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 76 की बात करें तो इसमें महान्यायवादी का जिक्र है, यानी अटॉर्नी जनरल, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। महान्यायवादी का मतलब हुआ कि सरकार को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, एक वकील नियुक्त किया जाता है, उसी को महान्यायवादी कहते हैं, केंद्र सरकार का। इसी को कहा जाता है कि महान्यायवादी जो है वो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कानूनी सलाह देता है किसी भी मुद्दे पर। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। यह ध्यान रखिएगा। और ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि सलाहकार होता है।
और महान्यायवादी जो है वो संसद के कार्रवाई में बैठ सकता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन जब वोट की बारी आती है, वोट देना होता है संसद में, तो ये वोट नहीं देता है। ये कई बार पूछा गया है, ये इसको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, संसद में बैठता है, लेकिन वोट कभी भी नहीं देता, क्योंकि यह जो है जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसको तो राष्ट्रपति चुने हैं, इसलिए वोट नहीं देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। योग्यता की भी इसकी अगर बात करें तो वही योग्यता है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसमें एक एक्स्ट्रा योग्यता है कि 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में ये जज रहा हो, या फिर 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में ये वकील रहा हो। और राष्ट्रपति के नज़र में अगर अच्छा कानून का जानकार है तो फिर राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी नियुक्त कर देते हैं भारत सरकार का। ठीक है, तो इसकी जिक्र जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं संसद को। देखिए, संसद का जिक्र जो है आर्टिकल 79 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। तो तीनों जो है लाइन से आपको ध्यान रखना है, 79, 80, 81, यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को जो है हम एक ही स्लाइड में समझते हैं, इसके अंतर को आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। देखिए, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, और राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। वही लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता जो है उनको चुनती है, जैसे सांसद हो गए, तो सांसद को जो है जनता वोट देकर चुनती है, और वही जो है लोकसभा का सदस्य बनते हैं। और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, इनके सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता जो है इनको डायरेक्ट नहीं चुनती है, जनता के द्वारा जो चुने गए होते हैं वह जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का चुनाव जो है एक बार में ही हो जाता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसमें जितने सदस्य होते हैं उन सबका चुनाव एक बार में नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका। तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए अस्थायी सदन कहा जाता है इसको। अब भंग करने का मतलब क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं इसको भंग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार गिर जाएगी तो फिर लोकसभा जो है 5 साल के अंदर भी भंग हो सकता है। वही राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। जो लोकसभा होता है इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनकी उम्र जो है लगभग 25 वर्ष होना चाहिए, या फिर 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, या फिर 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की बात करें तो 552 है अभी वर्तमान में, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक। हालांकि आगे जो है भविष्य में चेंज होने वाला है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। 552 से कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। वही राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। 250 से कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में अंतर था। अब देखिए, संसद का जो है 3 सत्र होता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, तो बजट सत्र होता है। सत्र का मतलब होता है कामकाज चलने का तरीका, कामकाज चलने का समय। संसद में 3 तरह से कामकाज चलाया जाता है, बजट, मानसून और शीतकालीन। तो सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, और सबसे छोटा जो सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह का अंतर होता है। जैसे बजट सत्र और मानसून सत्र, इन दोनों के बीच कितना का अंतर होगा, तो ये बजट सत्र के बाद मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें 6 महीना का अंतर देखा जाता है। वही अगर सत्र बुलाने का काम है तो राष्ट्रपति का काम है, राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं और राष्ट्रपति ही उसका सत्रावसान करते हैं, मतलब उसको समाप्त करते हैं। तो ये सभी पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में। तो जो अध्यक्ष होते हैं वह उन्हीं सदस्यों में से होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसी में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो सभापति जो है, मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वही राज्यसभा का सभापति होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा का, लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि सदस्य को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है, यानी ज्वाइंट सेशन की चर्चा। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी विधेयक पर लेकर जो है लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त रूप से वोटिंग होता है, मतलब उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य हों सब के सब वोट करते हैं। तो हमेशा जो है संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। मतलब लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो लोकसभा के सदस्य जो चाहते हैं वही हो जाता है संयुक्त अधिवेशन में, क्योंकि उनकी वोटिंग जो है ज़्यादा हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 110। इसमें जो है धन विधेयक की चर्चा है। धन विधेयक क्या है कि अगर किसी विधेयक में टैक्स को लेकर कोई जानकारी दिया गया है, जैसे टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स को घटाना है, तो उसी को धन विधेयक कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसको जो है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, बाकी किसी में भी नहीं। सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह इसकी जांच करते हैं कि जो विधेयक आया है वह धन विधेयक है कि नहीं है। तो ये कई बार पूछा गया है कि धन विधेयक की जांच कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा से पास कराते हैं, राज्यसभा से पास कराते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं किसी विधेयक को। तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं धन विधेयक को, उनको साइन इस पर करना ही करना होता है। तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखना है, सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आर्टिकल 117। इसमें वित्त विधेयक की चर्चा है। वित्त विधेयक का मतलब क्या होता है, तो आगामी वर्ष के लिए जितने भी खर्चों का जिक्र होता है उसी को वित्त विधेयक कहते हैं, यानी इसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, और इसको भी जो है किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। आप लोकसभा में पेश करिए चाहे राज्यसभा में पेश करिए, इससे मतलब नहीं है, किसी में भी पेश कर सकते हैं पहले। और इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन वित्त विधेयक में बुलाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 112 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बजट की चर्चा किया गया है। और बजट का मतलब आप जानते हैं कि आगामी एक साल में क्या क्या खर्च होने वाला है, कहाँ से कितना पैसा सरकार कमाएगी, कितना खर्च करेगी, उसकी जानकारी होती है, उसी को बजट कहा जाता है। और ये एक साल के लिए होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये लोकसभा में 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और इसको प्रस्तुत कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कभी भी कि राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं, कि हमारे संविधान में लिखा गया कि राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति करते नहीं है, वो वित्त मंत्री से प्रस्तुत कराते हैं बजट को। ठीक है, और यह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है बजट। मतलब 1 फरवरी को पेश होगा तो ये 1 अप्रैल से लागू होगा और 31 मार्च तक, यानी 1 साल तक चलेगा बजट। ठीक है, अब देखिए बजट जो है 3 प्रकार के होता है, आम बजट, अंतरिम बजट, लेखानुदान बजट। आम बजट जो है ये पूरे साल के लिए होता है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अंतरिम बजट चुनावी साल में लाया जाता है। और लेखानुदान बजट जो है कोई भी काम को अगर जल्दी कराना है, जल्दी पैसा की आवश्यकता है, तो लेखानुदान बजट जो है पेश किया जाता है। और इसकी चर्चा आर्टिकल 116 में किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 121 है। इसमें है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं, कौन सी फैसला सुना रहे हैं, इसकी चर्चा जो है संसद में नहीं किया जाएगा। वही आर्टिकल 122 में कह दिया गया है कि सांसदों के आचरण पर न्यायालय में चर्चा नहीं होगी। मतलब लोकसभा राज्यसभा के सांसद क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा जो है न्यायालय में कोई जज नहीं करेगा। ये दोनों जो है आपस में निपटा लिए हैं आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 118 में संसदीय समिति की चर्चा है। और ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पहले ही यही पूछा जाएगा कि संसदीय समिति की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 118 में है। ठीक है, अब देखिए हमारे संविधान में 2 तरह के संसदीय समिति है, एक है अस्थायी और दूसरा है तदर्थ समिति, इसी को अस्थायी कहा जाता है।
अस्थायी समिति का काम है कि संसद में जो भी मामला आता है, लोकसभा राज्यसभा में जो भी मामला आता है उसकी जांच करने का काम जो है अस्थायी समिति का होता है। और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। मतलब जो भी अस्थायी समिति का गठन किया जाएगा उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। वही जो तदर्थ समिति होता है यानी अस्थायी समिति, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है और इसका काम है कि आवश्यकता पड़ने पर ही तदर्थ समिति का गठन किया जाता है। जैसे कोई घोटाला हो गया तो घोटाला हर बार नहीं होगा, कभी कभार हो जाएगा घोटाला, तो जब घोटाला होगा तब जाके तदर्थ समिति का गठन किया जाएगा। और इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कि कब तक, क्योंकि जांच करने में समय लग सकता है और कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए इसका भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। अस्थायी समिति का कार्यकाल फिक्स है, इनका जो है कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अस्थायी समिति में 3 जो है प्रमुख समितियां हैं। एक है प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम की समिति। तीनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जो प्राक्कलन समिति है यह सबसे बड़ी समिति है अस्थायी समिति में, क्योंकि इसमें कुल जो है 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो है लोकसभा से ही होते हैं, यह ध्यान रखना है। और लोकसभा से कौन होंगे? जो सांसद होंगे वही होंगे। तो लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन में और ये सबसे बड़ी समिति होती है। इसका काम क्या है? तो बजट में खर्च की जांच करना। जो सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, तो जब बजट पेश करते हैं तो उसमें खर्चे बताते हैं कि साल भर के अंदर कितना खर्च होगा, कितना कमाएंगे, तो उन्हीं की जांच करना जो है प्राक्कलन समिति का काम होता है। अब हर साल बजट पेश होगा तो हर साल तो इसका गठन करेंगे नहीं, इसलिए परमानेंट गठन हुआ रहता है अस्थायी समिति का, इसलिए अस्थायी समिति कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद लोक लेखा समिति है, इसका काम है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सीएजी होता है उसके जो रिपोर्ट वो पेश करता है सरकार का, उसका जांच करता है लोक लेखा समिति। उसके बाद है सार्वजनिक उपक्रम की समिति, यह जो है सरकारी कंपनियों की जांच करता है, जितने भी सरकारी कंपनी है उन सब का, कि यह अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम होता है, ठीक है। तो ये संसदीय समिति में जो है इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न है, आपको जो है इसका उत्तर बताना है कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। आप इन चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्य है। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 123, इसमें है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति जो है अस्थायी कानून बनाते हैं, उसी को राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े कि संसद का 3 सत्र होता है, अगर तीनों सत्र में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और देश में किसी मुद्दे पर कानून बनाना बहुत जरूरी है तो राष्ट्रपति जो है उस मुद्दे पर अस्थायी कानून बना देते हैं ताकि सभी चीज़ें जो है कंट्रोल रहे, तो उसी को राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। और इसकी अवधि जो है 6 माह का होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर होता है, तो 6 माह के बाद जो है कोई ना कोई सत्र चालू हो जाएगा तो फिर जो है कानून लाया जा सकता है। तो इसीलिए अध्यादेश जो है इसका अवधि जो है 6 माह होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि 34 जज होते हैं, 33 जो है अन्य जज होते हैं और एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, कोलोजियम से। कोलोजियम एक व्यवस्था है, इसमें 5 जजों की बेंच होती है, वही जो है जिस व्यक्ति को कहते हैं कि जज बनाया जाए तो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल है 127, इसमें है एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, 34 जज में से कोई एक जज जो है वो अपने पद पर नहीं है, अनुपस्थित है, तो पद भरना जरूरी है। तो जो रिटायर जज हो जाते हैं उन्हीं को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, तो उसी को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 129, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वह लिखित रूप से होगा, रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब यही होता है। अगला है आर्टिकल 137, इसमें न्यायिक पूर्वावलोकन की जिक्र किया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। जैसे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के परिस्थिति के अनुसार कोई फैसला सुनाया और बाद में पता चला कि जो हमने फैसला सुनाया है वो गलत है आज के परिस्थिति के अनुसार, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकता है। यही बात आर्टिकल 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है, ठीक है। और अगला आर्टिकल है आर्टिकल 148, इसमें सीएजी के पद की चर्चा है। इसके पहले हम लोग पढ़े कि जो लोक लेखा समिति होता है वह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। तो सीएजी का काम क्या है? सीएजी का काम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितने भी खर्च करती है उस खर्च की जांच करना,
कि जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को जो पैसा आवंटित किया गया था वह सही जगह इसने खर्च किया है कि नहीं किया है, उसी की जांच करना जो है सीएजी का काम होता है। और सीएजी जो है अपना रिपोर्ट जो है किसको देता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति जो है सीएजी की नियुक्ति करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। और सीएजी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग जो है जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे भाग 5 में, वो सबको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए हम लोग भाग 6 को समझते हैं। तो अब आइए हम लोग भाग 6 को समझते हैं। देखिए, इसमें राज्य यानी स्टेट का जिक्र किया गया है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संसद होता है, उसके अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा होता है। ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी वैसा ही व्यवस्था होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होता है, विधानमंडल होता है और उसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आता है। तो उसी के बारे में जो है भाग 6 में समझना है। यानी भाग 5 और भाग 6 दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप भाग 5 को अच्छे से समझें तो भाग 6 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं उसको। सबसे पहले हम राज्यपाल को देखते हैं। राज्यपाल का जिक्र जो है आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, राज्यपाल से संबंधित जो भी आर्टिकल अगर आपको याद करना है और उन आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है उसके लिए एक ट्रिक है और सबसे बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक है रकानी कायोसस। ये ध्यान रखना है आपको, रकानी कायोसस। इसमें रा से हो जाएगा राज्यपाल का पद। यानी आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है कि सभी राज्यों में एक राज्यपाल का पद होगा। ठीक है, उसके बाद है का से हो जाएगा कार्यपालिका। आर्टिकल 154 में कार्यपालिका का जिक्र किया गया है कि जो राज्यपाल होता है वह जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। कार्यपालिका कैसा होता है, औपचारिक प्रधान। जैसे याद करिए, राष्ट्रपति जो है वह भी क्या होता था, मंत्रिपरिषद का औपचारिक प्रधान होता था। तो ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी औपचारिक प्रधान होता है कार्यपालिका का। ठीक है, उसके बाद नी से हो जाएगा नियुक्ति। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी राज्य हैं और जितने राज्यों में जितने राज्यपाल हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है का से हो जाएगा कार्यकाल। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का जिक्र किया गया है और राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसका कार्यकाल फिक्स भी नहीं होता है, जब चाहे तब उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करते हैं, तो जब चाहे तब हटा सकते हैं। यही बात आर्टिकल 156 में कहा गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यो से हो जाएगा योग्यता। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता बताया गया है। अब योग्यता वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष आयु होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद योग्यता में है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे बिहार के जो राज्यपाल है वो बिहार के निवासी नहीं है, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है। मतलब जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है जिस व्यक्ति को, वह उस राज्य का निवासी नहीं होता है, यह भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद जो स है उससे होता है शर्त। आर्टिकल 158 में शर्त दिया गया है। शर्त क्या है कि किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आता है, इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होगा, वही व्यक्ति जो है उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। ये बात आर्टिकल 158 में कहा गया है शर्त के रूप में। उसके बाद जो लास्ट वाला स है उससे होता है शपथ। आर्टिकल 159 में शपथ की चर्चा किया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो जो उस राज्य का हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है यानी सबसे बड़ा वाला जज, वही जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कहे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो सीजीआई दिलाते हैं, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये राज्यपाल से संबंधित जो है ये ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 165। इसमें जो है महाधिवक्ता का जिक्र है यानी एडवोकेट जनरल का, और इसका काम क्या होता है तो ये राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार देता है। जैसे हम लोग भाग 5 में पढ़े थे महान्यायवादी के बारे में यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो वह क्या करता था, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी था। वह केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता था।
तो ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल। यह भी जो है राज्य सरकार को ही कानूनी सलाहकार देता है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आर्टिकल 168, इसमें जो है विधानमंडल की चर्चा है। अब देखिए, विधानमंडल कोई भवन वन नहीं होता है, विधानमंडल ये नाम है। इसके अंतर्गत जो है दो चीजें आता है, एक आता है विधानसभा और एक आता है विधान परिषद। तो विधानसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 170 में है और विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल 171 में है। और इन दोनों में अंतर वही अंतर होगा जो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को समझे थे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा की चर्चा 170 में, विधान परिषद की चर्चा 171 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 202, इसमें राज्य का बजट है। जैसे हम लोग केंद्र सरकार के बजट के बारे में पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार ये भी वही बजट है। राज्य सरकार भी अपना 1 साल का बजट प्रस्तुत करती है। कहाँ पर प्रस्तुत करती है, तो विधानसभा में प्रस्तुत करती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें जो विधानमंडल होता है, यानी जो विधानसभा होता है, उसमें भी 3 सत्र होता है। जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे कि बजट सत्र होता था, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो ठीक उसी प्रकार राज्यों का जो विधानमंडल है उसमें भी 3 सत्र देखने को मिलते हैं। तो दोनों जो है सेम एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो आपको अगर भाग 5 अच्छे से समझ में आया है तो भाग 6 भी आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 213, इसमें राज्यपाल का अध्यादेश है। जैसे याद करिए, हम लोग राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो और कोई कानून लाना अनिवार्य है देश के अंदर, तो राष्ट्रपति जो है कुछ समय के लिए कानून बनाते हैं, उसी को अध्यादेश कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। यानी अगर राज्यों में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल जो है अस्थायी कानून लाते हैं, तो उसी को राज्यपाल का अध्यादेश कहा जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 214, इसमें जो है हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। सभी राज्यों में हाई कोर्ट होता है। पूरे भारत में जो है कुल 25 हाई कोर्ट हैं। तो इसमें आर्टिकल 214 में कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं सभी में हाई कोर्ट की स्थापना करना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 216, इसके तहत हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। जैसे हम लोग आर्टिकल 32 में पढ़े थे, तो 32 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर मूल अधिकार का हनन होता है, ओनली फॉर मूल अधिकार, तो उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता था। तो ठीक उसी प्रकार जो राज्यों में हाई कोर्ट होता है वह भी आर्टिकल 216 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो राज्यों का हाई कोर्ट है यह किसी भी मामले पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वह केवल मूल अधिकार का हनन होगा तभी वह 5 प्रकार के रिट जारी करेगा। ये अंतर आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप जो है भाग 6 तक पूरे अच्छे तरीका से कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे तरीका से उसको समझ लेते हैं, तो समझिए कि आपका 80% पॉलिटी जो है कंप्लीट हो गया। क्योंकि देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है भाग 1 से लेकर भाग 6 तक के बीच में ही प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप भाग 1 से लेकर 6 तक पूरे अच्छे तरीका से कंप्लीट कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं उसको, तो आपका 80% पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी से पूछा जाता है। बाकी जो 20% बच गया वह उसके बाद जो है ऊपरवार सब पूछ लिया जाता है इधर उधर से। जैसे आपको ध्यान रखना है कि भाग 7 जो है वह उसको निरस्त कर दिया गया है, संविधान से उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब बचा भाग 8। भाग 8 में ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है, यानी यूनियन टेरेटरीज का। इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। और यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसके बाद है भाग 9। भाग 9 में पंचायत का जिक्र किया गया है, जो राज्यों में पंचायत होता है उसका। इसमें मात्र एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 243। तो आपसे पूछा जाए कि पंचायत का जिक्र किस में है, तो आर्टिकल 243 में है और भाग 9 में है। इसका एक और उपखंड है भाग 9 का क, उसमें जो है नगरपालिका का जिक्र किया गया है। और इसमें आर्टिकल 243 से क ख ग ऐसे करके इसमें आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछा जाता है कि नगरपालिका का जिक्र किस में है, तो भाग 9 के क में है। पंचायत का जिक्र किस में है, तो भाग 9 में है। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भाग 10। भाग 10 में जो है एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 244, और इसमें जो है SC ST के प्रशासन का जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाग 11 है, इसमें आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक दिया गया है, और इसमें केंद्र और राज्य संबंध बताए गए हैं।
और इसमें जो है आपको एक आर्टिकल ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कि आर्टिकल 263, इसमें क्या है तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। यानी अगर दो राज्यों के बीच अगर किसी तरह का विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा जो है करने के लिए एक गठन किया जाता है और उसी गठन को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद से निपटने के लिए कौन सी परिषद की गठन किया जाता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और उसका जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 263 में। ठीक है। उसके बाद है भाग 12। भाग 12 में जो है आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक दिया गया है और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा यानी टैक्स की चर्चा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि टैक्स की चर्चा किस भाग में किया गया है, तो भाग 12 में किया गया है। और इसमें जो है आपको 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तीनों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आर्टिकल 267, इसमें क्या है तो आकस्मिक निधि की चर्चा है। आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है, जैसे देश में कोई अचानक कोई बड़ा मुसीबत आ जाए और उसमें जो है अत्यधिक खर्च की आवश्यकता हो तो उतना धन अचानक आएगा कहाँ से, तो आकस्मिक निधि में उतना पैसा जो है पहले से स्टॉक रखा जाता है। तो आकस्मिक निधि से ही अगर कोई भी आपदा आता है तो उसमें से पैसा निकालकर उपयोग किया जाता है। तो उसी की चर्चा आर्टिकल 267 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 280, इसमें वित्त आयोग की चर्चा है। अब देखिए वित्त आयोग का काम क्या होता है, तो जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है, कर लेती है लोगों से, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कर का बंटवारा करना हो तो वित्त आयोग का काम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 300 क है, 300 का क, इसमें संपत्ति का अधिकार है। याद करिए कि जब हम लोग आर्टिकल 19 पढ़े थे तो आर्टिकल 19 का एफ जो हम बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको जो है आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। तो ये संपत्ति का अधिकार पहले जो है वह मूल अधिकार था, लेकिन अब ये जो है संवैधानिक अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया आर्टिकल 300 का क में संपत्ति का अधिकार। ठीक है। उसके बाद है भाग 13। भाग 13 में ध्यान रखना है कि भारत में व्यापार वाणिज्य की चर्चा जो है भाग 13 में किया गया, मतलब व्यापार से संबंधित जो भी नियम कानून है इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है भाग 14। भाग 14 में जो है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक दिया गया है। इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा जो है 1922 में इलाहाबाद में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें आपको एक आर्टिकल भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 315। इसमें यूपीएससी का और जितने भी पीसीएस है उन सब की चर्चा जो है आर्टिकल 315 में किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315 में है। ठीक है। अब भाग 14 का ही एक उपखंड है, भाग 14 का क, और इसमें एक आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 323 का क, और इसमें जो है ट्रिब्यूनल का जिक्र किया गया है, यानी न्यायाधिकरण का। अब देखिए ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो अगर देश के अंदर कोई मतलब गंभीर मुद्दे पर विवाद हो जाता है, बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, तो उसको सामान्य कोर्ट में नहीं भेजते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि उसमें सुनवाई होने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, 10 साल 15 साल लग जाता है, और जबकि मुद्दा जो है बहुत गंभीर है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। और ट्रिब्यूनल में जो है जितने भी रिटायर जज होते हैं वही सब जज इसमें बैठते हैं और बहुत ही वरिष्ठ होते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक अलग से कोर्ट होता है जो त्वरित निपटारा करता है किसी भी विवाद का। जैसे मान लीजिए पर्यावरण को लेकर विवाद हो जाएगा, अब पर्यावरण जो है गंभीर मुद्दा है, इस पर तुरंत फैसला चाहिए, तो सामान्य कोर्ट में भेजेंगे तो उसमें सुनवाई होने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे और उस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई करेंगे और जो भी फैसला होगा, उचित फैसला होगा, वो दिया जाएगा। तो इसमें रिटायर जज होते हैं, ध्यान रखना है आपको। त्वरित विवाद निपटारा के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है और इसकी चर्चा आर्टिकल 323 के क में किया गया है। अब आइए हम लोग भाग 15 को समझते हैं। देखिए भाग 15 में जो है निर्वाचन यानी चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। उसी को निर्वाचन आयोग कहिए या फिर चुनाव आयोग कहिए। इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। इसमें एक आर्टिकल आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 324, इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है, यानी निर्वाचन आयोग की चर्चा। आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। उसके बाद है भाग 16। इसमें जो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। इसमें कुछ आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, जैसे आर्टिकल 331।
इसमें क्या है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की चर्चा है। जैसे लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियन होते थे, अब जो है इसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 332, इसमें विधानसभा में SC ST के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मतलब जो राज्यों में विधानसभा होता है तो उसमें जितने भी सीट होते हैं उसमें से कुछ आरक्षित सीट होते हैं SC ST के लिए, तो उसी की चर्चा आर्टिकल 332 में किया गया है। अगला है आर्टिकल 334, इसमें लोकसभा में SC ST के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी जो केंद्र में लोकसभा होता है उसमें भी SC ST के लिए सीट आरक्षित किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 338, इसमें SC आयोग का गठन है। SC का मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए आयोग का गठन किया गया है आर्टिकल 338 में। अब देखिए SC आयोग का गठन कब किया गया था, तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया था और इसमें जो है कुल 7 सदस्य होते हैं। और SC आयोग का काम क्या होता है, तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके अधिकारों की जांच करना इस आयोग का काम होता है कि जो अधिकार संविधान के द्वारा SC को मिला है वह अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, धरातल पर है कि नहीं है, उसकी जांच करता है SC आयोग। ये बात आपको ध्यान रखना है। वही आर्टिकल 338 के क में ST आयोग के गठन की चर्चा किया गया है। ST आयोग का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, और इसका गठन जो है 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं। और ST आयोग का भी काम वही है कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उसके जांच करना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 340, इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC की चर्चा किया गया है। अब आपको एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि OBC को कितना % आरक्षण मिलता है, तो 27% आरक्षण मिलता है केंद्र में। हालांकि राज्यों में जो OBC को बहुत भागों में बांट दिया गया है, लेकिन केंद्र में जो OBC है और OBC को 27% आरक्षण मिलता है। और 27% आरक्षण लागू करने वाला आयोग कौन सा है, तो मंडल आयोग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हम लोग भाग 17 और 18 को समझते हैं। देखिए भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा की चर्चा किस भाग में है, तो भाग 17 में है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसमें दिया गया है। 343 आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है कि जो संघ है यानी केंद्र सरकार है उसकी राज्य भाषा जो है हिंदी होगा। ये बात जो है आर्टिकल 343 में कहा गया है। 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य है। मतलब हिंदी भाषा का सरकार जो है विकास करेगी, ये उसका कर्तव्य बताया गया है। लेकिन ऐसा वर्तमान समय में तो होता नहीं है। हिंदी भाषा की चर्चा अगर पूछा जाए कि किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है भाग 18। अब देखिए भाग 18 में आपातकाल का जिक्र है। यह भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपातकाल का जिक्र किस भाग में है, तो भाग 18 में है। 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल इसमें दिए गए हैं और इसमें 3 आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। आर्टिकल 356 में राजकीय आपात या फिर इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, इसकी चर्चा किया गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। अब देखिए राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगता है, अगर पूरे देश में किसी बात को लेकर विवाद हो जाए या फिर कोई भी विपत्ति आ जाए तो राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। अगर स्पेशली कोनो राज्य में ऐसा कोई विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर पूरे देश में पैसा को लेकर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है भाग 19। देखिए भाग 19 में प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन का मतलब होता है मिसक्लेनियस। इसमें मतलब कुछ ऐसी बातें इसमें लिखी गई है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो केवल आप यही ध्यान रख सकते हैं कि भाग 19 में मिसक्लेनियस की चर्चा है। उसके बाद है भाग 20। भाग 20 में जो है संवैधानिक संशोधन की चर्चा किया गया है। यानी जितने भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो सब के सब भाग 20 में जोड़े जाते हैं। बहुत सारे विधेयक लाया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो उन सबको जो है भाग 20 में जोड़ दिया जाता है। और संवैधानिक संशोधन को कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था, ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मतलब इसमें इतना संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के सरकार में कि इसको एक अलग संविधान बोल दिया गया, मिनी संविधान। और इसे जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था 42वां संविधान संशोधन को, ठीक है। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। अब इसको कब क्यों लाया गया, क्योंकि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ इसमें जितने भी गलतियां की गई थी, मतलब अनाप शनाप कुछ भी संशोधन कर दिया गया था,
तो उन गलतियों को सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और इसको जो है मोरारजी देसाई ने लाए थे। ठीक है, तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद है भाग 21। देखिए इसमें जो है आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। इसमें आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 369, इसमें कहा गया है कि राज्य सूची के विषय में संसद 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कुल 3 अनुसूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है, जितने भी राज्य सरकार है। संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार केवल कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय में दोनों कानून बनाते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी राज्य में आपातकाल लगा हो, तो उस आपातकाल के दौरान जो है सरकार जो है निरस्त हो जाती है, सरकार पूरा खत्म हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के हाथों में शासन चला जाता है। तो फिर उस समय कानून कौन बनाता है? तो वही कहा गया है कि राज्य सूची के विषय में उस समय जो है केंद्र सरकार कानून बनाने लगती है। तो वो बात किस में कहा गया? आर्टिकल 369 में कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 370 तो बहुत चर्चित आर्टिकल है, इसमें जम्मू और कश्मीर का चर्चा किया गया है। एक पॉइंट इसमें आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर का जो है वो भारत का अंग कब बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 को ये भारत का अंग बना था, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट भाग है भाग 22। इसमें जो है संक्षिप्त नाम का जिक्र किया गया है, मतलब बहुत सारे संविधान में जो वर्ड हैं उन सब का संक्षिप्त नाम दिया गया है। इसमें आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक आर्टिकल है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि संविधान में कुल जो है 395 ही आर्टिकल है मूल संविधान में, लेकिन संशोधन करके 470 प्लस किया गया है। और इसमें आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 393, इसमें कहा गया है कि इस पुस्तक का नाम भारत का संविधान होगा। मतलब जो हमारे भारत का संविधान पुस्तक है, तो कौन कहेगा कि यह संविधान का पुस्तक है? इसीलिए आर्टिकल 393 जोड़ा गया और कहा गया है कि जो ये पुस्तक है इसका नाम भारत का संविधान होगा। उसके बाद आर्टिकल 394, इसमें संविधान लागू होने की तिथि की चर्चा किया गया है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, कब बना। तो अगर पूछा जाए कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ या फिर कब इसको अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है।